अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुम्मा शहजान। और कल हमने बात की थी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में लेजिस्लेचर के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जेक्टिव और जुडिशरी के हवाले से पढ़ेंगे ये दो ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं, इनकी क्या फंक्शनिंग है और इनकी क्या स्पेसिफिक पावर्स हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इन दो ऑर्गन्स के नाम। अच्छा, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एग्जेक्टिव। अब देखें, लॉ बन गया, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जेक्टिव। ठीक है, जो भी पॉलिसीज और लॉ हमारा लेजिस्लेचर बना रहा है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जेक्टिव का। ठीक है, और एक वेलफेयर सोसाइटी में ना इनका काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इन्होंने सारे काम को देखना होता है कि सोसाइटी में सही से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कोई एक इंसान ऐसा तो नहीं है कि जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही या उसको फूड की जरूरत है, फूड नहीं मिल रहा। तो ये सारा कुछ काम क्या है? एग्जेक्टिव्स का है। तो जितनी अच्छी वेलफेयर स्टेट होगी ना उतने एक्टिव उसके एग्जेक्टिव होंगे, या जितने एक्टिव उसके एग्जेक्टिव होंगे वो उतनी वेलफेयर स्टेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हमारे पास? द टर्म एग्जेक्टिव हैज डिफाइंड इन इट्स ब्रॉड एंड नैरो टर्म्स। अब दो टर्म्स हम यूज करते हैं, ब्रॉड और नैरो टर्म्स। उसमें ब्रॉडर टर्म में ब्रॉडर टर्म में हमारे पास वो सारे लोग आ जाते हैं जो कि मतलब पॉलिटिकल पावर को होल्ड कर रहे होते हैं, फंक्शंस को होल्ड कर रहे होते हैं, या परमानेंट सिविल सर्विस होते हैं जो कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन नैरो सेंस में हम सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और डिपार्टमेंट के हेड्स, मतलब के सारे मिनिस्टर्स को लेते हैं सिर्फ। ठीक है, उसमें कोई भी ब्यूरोक्रेसी का बंदा नहीं आता, सिविल सर्विस का बंदा नहीं आता। ब्रॉडर टर्म में सिविल सर्विस भी आ जाती है। गार्नर ने क्या बात की? गार्नर कह रहे हैं, इन अ ब्रॉड एंड कलेक्टिव सेंस द एग्जेक्टिव ऑर्गन embraces the aggregate or totality of all the functions and agencies which are concerned with execution of the will of the state as that will has been formulated and expressed in terms of the law। सीधी सी बात कर रहा है कि ब्रॉडर टर्म में अगर बात की जाए ना, तो एग्जेक्टिव वो ऑर्गन है स्टेट का जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है और स्टेट के सारे काम करता है। ठीक है, अगर सॉरी स्टेट में जो लॉ बना है उनको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और वो लॉ किसने बनाए हैं? वो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये गार्नर की डेफिनेशन है। एग्जेक्टिव के कितने पार्ट्स हैं? हमारे पास दो तरह के पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, सॉरी दो तरह के एग्जेक्टिव्स हैं, जिनमें एक हमारे पास पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं और दूसरे परमानेंट एग्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये सब के सब पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं। फाइन, मोस्टली ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टेम्परेरी होते हैं, एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत के बाद उनका काम खत्म, घर जाए, दोबारा इलेक्ट होके आ सकते हैं तो आ जाए। ठीक है, टेम्परेरी है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं और नॉन एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि इमरान खान, कभी उसको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो इनएक्सपीरियंस बंदा है। एमेच्योर पीपल होते हैं। ठीक है, नॉर्मली पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स अपने काम करने के लिए बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं परमानेंट एग्जेक्टिव्स पे। अब देखते हैं परमानेंट एग्जेक्टिव्स क्या हैं। ये परमानेंट एग्जेक्टिव्स जो है वो सिविल सर्विस हैं। ठीक है, ये लोअर से हायर लेवल तक, जो 16, 17, 15, 18, मतलब 15 ग्रेड से लेके आप शुरू हो जाओ आगे तक, एंड तक, तो ये सारे के सारे परमानेंट एग्जेक्टिव्स हैं। ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं स्टेट की। ठीक है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में काम करते करते जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट की देखते हैं। वेल ट्रेन्ड होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हाईली प्रोफेशनल पीपल होते हैं। ठीक है, अगर एक दफा अपॉइंट हो जाए, एक तरीका है, प्रॉपर मेथड है, जैसे आप सब तैयारी करो ब्यूरोक्रेसी की, उस तरीके से गुजर के ये अगर एक दफा अपॉइंट हो जाए तो 55 से 60 साल की उम्र तक ये वहां मौजूद रहेंगे, मतलब परमानेंट है। फाइन, और फिर ये रेगुलर सैलरीज लेते हैं अपनी स्केल की बेसिस पे, तो इनका स्केल होता है। फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन हमारे पास एग्जेक्टिव का वो है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। ठीक है,
इन्होंने लॉ को इन्फोर्स करना है, प्राइमरी फंक्शन ही ये है, लॉ बना दिया है, वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन देखेगा जी? लेजिस्लेचर कह रहा है कि प्राइस जो है मार्केट में दूध दही चीनी की इतनी इतनी रखती है, तो अब कौन देखेगा? एग्जेक्टिव्स देखेंगे कि हो भी रहा है काम या नहीं, ठीक है। देन अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन, हमारे पास प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन की बात करें यहाँ पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल को लेना है, या क्या नाम है उसके, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन है इनका। फिर इसके बाद क्या है? ट्रीटी मेकिंग फंक्शन। अब ट्रीटी किसी कंट्री के साथ कौन सी साइन करनी है, क्या निगोशिएशंस करनी है, किन किन प्रोविजंस पे काम करना है, ये सब कौन करता है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट करते हैं, फाइन। ये प्रूफ भी करते हैं, साइन भी करते हैं ट्रीटीज को। फिर डिफेंस वॉर एंड पीस फंक्शन, ये भी सब इनका ही काम है। ये ये देखते हैं कि हमने किसके साथ लड़ाई करनी है, किसके साथ जंग करनी है, क्या फॉरेन पॉलिसी हमारे साथ किसके साथ होनी चाहिए। नॉर्मली ये फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव्स है, ठीक है। देन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग और कंडक्ट ऑफ द फॉरेन रिलेशंस, ये भी इनका काम है। गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी बनाती है और उसको कंडक्ट भी करती है, तो ये क्या है? हमारे पास एग्जेक्टिव का फंक्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? पॉलिसी मेकिंग का काम। अब मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है, उसे बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, ठीक है, ताकि लोगों के जो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट है वो सिक्योर हो सके, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाती है। नॉर्मली जो मिनिस्टर्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, वो उस उस डिपार्टमेंट की पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं कि हमने क्या काम करना है, हमने किस तरह काम करना है, फिर डिफाइन करते हैं, डेफिनेट प्लान्स बनाते हैं, एक्शंस लेते हैं उनके उनके लिए, जो भी मसले मसाइल उनके हल के लिए। तो ये पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं एग्जेक्टिव्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? फंक्शंस रिलेटिंग टू लॉ मेकिंग। अब नॉर्मली लॉ मेकिंग जो है वो लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ काम ना एग्जेक्टिव का भी होता है लॉ मेकिंग में। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा, जिसमें हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट से ही आते हैं, ठीक है। तो वो जो मिनिस्टर्स वहाँ पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है लॉ मेकिंग में, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है वो मिनिस्टर्स भी, तो वो भी बिल इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, और बिल के लिए वोटिंग करना भी इनका ही काम है। फिर एग्जेक्टिव भी तो बिल को साइन करता है और पास करता है, जब साइन करता है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो लॉ मेकिंग फंक्शन है। समटाइम्स क्या होता है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारे पास? लॉ मेकिंग अंडर द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, यहाँ डेडिकेटेड लिखना था, डेलीगेटेड लिखा गया। अब ये क्या है? ओके, अच्छा, लॉ मेकिंग अंडर द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब यहाँ पर क्या सीन है कि समटाइम्स वैसे तो एग्जेक्टिव लॉ नहीं बनाते, लेकिन एग्जेक्टिव्स के पास भी कुछ पावर होती है लॉ बनाने की। स्पेशली हमारे पास जो प्रेसिडेंट है, वो आपने सुना होगा कि ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ठीक है। तो इनकी ये डेडिकेटेड लॉ लेजिस्लेशन है इनको, कि वो कोई ना कोई ऑर्डिनेंस से एक स्पेसिफिक सिनेरियो में पास कर सकते हैं। वो अगर मतलब 30 या 40 डेज होते हैं कुछ के, अगर उसके अंदर जो है असेंबली, जो हमारी ये हाउसेज हैं, इसको अप्रूव कर देंगे तो लॉ बन जाएगा, वरना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ एक नहीं हो रहा है, कुछ महीने, पता नहीं कुछ साल, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो डेडिकेटेड लेजिस्लेशन में क्या है कि जो एग्जेक्टिव्स हैं वो भी कुछ लॉज को पास कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस है। फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है? नॉर्मली बजट मेकिंग तो हमारे पास हाउसेस कर रहे हैं, लेजिस्लेचर कर रहा है, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं और कुछ ना कुछ एडवाइस वगैरह भी कर रहे होते हैं और चेक करते हैं कि हाँ जी किधर किधर हमने जो है टैक्सेस लगाने हैं, तो टैक्स कैसे चार्ज करने हैं, कौन से नए टैक्सेस लगाने हैं, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, किधर से पैसा आएगा, किधर लगाना है, तो ये सारा कुछ जो है हमारे एग्जेक्टिव्स चेक कर रहे होते हैं, एग्जेक्टिव देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर सम सेमी जुडिशियल फंक्शन। अब सेमी जुडिशियल फंक्शंस में क्या है हमारे पास? जैसे हमारे पास जो है हमारे प्रेसिडेंट है, उनके पास एक पावर होती है
पावर ऑफ पार्डन या ग्रांट ऑफ पार्डन, मतलब किसी भी मुजरिम को वो अगर पार्डन ग्रांट कर दे तो उस पे कोई भी केस है, चाहे उसने कत्ल भी किया है या कुछ भी किया है, उसे माफ कर देते हैं, ठीक है, अगर उसे प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, ठीक है। फिर इस तरह जो है हमारे पास एग्जेक्टिव्स हैं, वो कुछ केसेस हेयर भी करते हैं, डिसाइड करते हैं कुछ मतलब पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के, ठीक है। तो सेमी जुडिशियल फंक्शंस है। इसके अलावा एग्जेक्टिव्स जो है इनका एक और काम भी है कि जजेस को अपॉइंट करना है, ये भी जुडिशियल फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम है। फिर टाइटल और ऑनर जिसको भी ग्रांट करना होता है वो भी हमारे एग्जेक्टिव्स करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट हमेशा जब भी किसी को सितारे जुर्रत हलाल इम्तियाज और इस तरह की चीज़ें देनी होती है तो हमारे प्रेसिडेंट देते हैं, तो ग्रांट ऑफ टाइटल एंड ऑनर ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, एग्जेक्टिव का फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, एग्जेक्टिव्स की टाइप्स क्या होती हैं, मैंने सिर्फ लिखा है या मतलब डिटेल में बता रही हूँ। नॉमिनल और टिचुलर, मतलब नाम का एग्जेक्टिव है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा अपनी पावर्स को। रियल एग्जेक्टिव, ये बंदा जो है वो नाम का तो एग्जेक्टिव नहीं है लेकिन सारी पावर ये परफॉर्म करे। समझ लें कि जो रियल एग्जेक्टिव है ना हमारे पाकिस्तान में वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन नॉमिनल और टिचुलर एग्जेक्टिव कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी सारी पावर्स जो है कहाँ से डिराइव करता है, वो मतलब प्रेसिडेंट की दी हुई पावर को यूज कर रहा है, समझ गए, फाइन। देन हेरिडिटरी एंड इलेक्टेड एग्जेक्टिव्स। हेरिडिटरी वो एग्जेक्टिव्स होते हैं जो कि अपने बाप को प्रोसीड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मोनार्की में क्या होता है, बाप का बेटा मतलब किंग का बेटा अगेन किंग बनेगा, तो हेरिडिटरी एग्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि यूके में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप देखते हो, हैरी है, चार्ल्स है और उनके बच्चे सब हेरिडिटरी एग्जेक्टिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, या सॉरी एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिन्हें हम वोट डाल के ऊपर लेकर आते हैं। ये हेरिडिटरी नहीं होते, ये आम लोग होते हैं, हमारी तरह रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि हमारे मसले मसाइल को हल कर सकते हैं तो हम इनको वोट डालते हैं, ऊपर लेकर आते हैं, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जेक्टिव्स हो जाते हैं। सिंगल और प्लूरल एग्जेक्टिव्स, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो सारी एग्जेक्टिव पावर्स एक बंदे में होती है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल एग्जेक्टिव्स। जैसे कि ब्रिटेन है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ठीक है। लेकिन जब सारी पावर्स जो है ना एग्जेक्टिव पावर्स कुछ लोगों में, ग्रुप ऑफ पीपल में या पर्सन में, ठीक है, दे दी जाए, जैसे कोई कमेटी है, कौंसिल है, कमीशन है, तो और वो कलेक्टिवली एक्सरसाइज करें, वो सारे लोग, ठीक है, वो कौंसिल या कमीशन, तो इसको हम प्लूरल एग्जेक्टिव्स कहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे स्विट्जरलैंड में जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो फेडरल काउंसिल के पास है, ठीक है, वहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और इस फेडरल काउंसिल में भी 7 लोग होते हैं, और सारे के सारे जो 7 लोग हैं ना वो अपनी पावर को कलेक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं, मिल के एक्सरसाइज करते हैं। जब उनका कंसेंसस हो जाता है तो वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल एग्जेक्टिव है। पाकिस्तान में भी सिंगल एग्जेक्टिव सिस्टम है। देन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव वो क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव्स ये जो है ना इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है लेजिस्लेचर से, ठीक है। समझ लें कि हमने एग्जेक्टिव्स लेजिस्लेचर से निकाले होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में हमारे मिनिस्टर सारे के सारे लेजिस्लेचर से हमने लिए हैं, तो सबके सब पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव्स हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव्स होते हैं ना ये अकाउंटेबल भी होते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। मिनिस्टर्स को हमारी पार्लियामेंट बुला सकती है अपने किसी भी एक्शन के लिए, ठीक है, और इनसे इंटरोगेशन भी कर सकती है। तो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली सारे के सारे पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होते हैं। फिर हो सकता है कि इनको हटा भी दिया जाए, पार्लियामेंट अगर इनको इम्पीच करना चाहे तो इनको हटा भी सकती है। फिर इनका टेन्योर जो है ना फिक्स भी नहीं होता, ये किसी भी वक्त लेजिस्लेचर हटा सकती है, अभी मैंने जैसे बात की। अच्छा, और एग्जेक्टिव अगर चाहेगा ना, प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव सिस्टम बता रही हूँ। प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव क्या होते हैं, ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर का एक कंसेप्ट पढ़ाता है, जिसमें हमने कहा था कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सब सेपरेट सेपरेट हो, तो इसमें सब सेपरेट सेपरेट होते हैं। जो प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव है ना वो पार्लियामेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उसकी कैबिनेट का कोई ताल्लुक है, वो अपनी मर्जी से कैबिनेट को लेकर आएगा और वो अलहदा से आता है पावर में,
ठीक है, इसकी अलग से वोटिंग होती है। जैसे कि अभी यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, राइट, लेकिन जब पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो हमारे पास समझने के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी खुद ही आते थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, उनके जो है पार्लियामेंट के इलेक्शंस अभी होंगे बाद में, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है उससे। अच्छा, अगर अगर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का हिस्सा बनना है या पार्लियामेंट्री किसी मिनिस्टर को, सॉरी मिनिस्टर नहीं, पार्लियामेंट के किसी बंदे को प्रेसिडेंट बनना है तो उसे अपनी जो है पार्लियामेंट में जो उसकी मेंबरशिप है उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटली एक दूसरे से सेपरेट है। फिर कोई भी पार्लियामेंट का बंदा ना सिर्फ प्रेसिडेंट को बुला सकता है और किसी मिनिस्टर को नहीं बुला सकता। जो मिनिस्टर्स होंगे ना प्रेसिडेंट के, वो इसने खुद अपनी मर्जी से चुने होंगे, वेल एक्सपीरियंस लोग, उसके कोई दोस्त है या कुछ भी है ऐसे, वो इसने खुद चुने होते हैं, ठीक है। बस सेनेट उसको अप्रूव करती है, नॉर्मली सेनेट अप्रूव कर देती है। समझ आ रही है बात। और रिमूव भी नहीं किया जा सकता, ना ही प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है। ये नॉर्मली यूएसए में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, फ्रांस में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जुडिशरी आ गई। जल्दी जल्दी करते हैं, इसका काम क्या है। जुडिशरी जो है वो 20th सेंचुरी में जब ये सारे मसले मसाइल हो रहे थे, सिविल वॉर और ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया और इस तरह की चीजें, तो तब डेमोक्रेसी ने अपने आंखें खोली इस दुनिया में और देखा कि भाई ये भी दुनिया है, कोई डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो जब डेमोक्रेसी आई तो जुडिशरी को आना बहुत जरूरी था। अगर जुडिशरी फ्री और इम्पार्शल हो, किसी प्रेशर से आज़ाद हो, तो फिर लोग जो है सबसे ज़्यादा लिबर्टी को एंजॉय करते हैं और ये एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी जो है वो बहुत सारे काम करती है, जिनमें से एक काम उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है और एक वेलफेयर सोसाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ मैन्स राइट्स, ठीक है, लोगों के राइट्स की हिफाजत करती है और तमाम लोगों को, इंडिविजुअल्स को महफूज रखती है कि कोई उनके राइट्स को स्नैच ना कर ले, ठीक है। और इस वजह से लोग सबसे ज्यादा लिबर्टी एंजॉय करते हैं। बेंथम क्या कह रहे हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय अ स्टेट मस्ट बी रिगार्डेड एज अ परमानेंट एलिमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है, एंड एज अ डिवाइस दैट एडमिट्स नो सब्स्टिट्यूट। सिंपल सी बात है, कह रहे कि ना स्टेट के अंदर जुडिशरी को चाहिए कि वो जस्टिस को मेंटेन करे, ठीक है, जस्टिस को मेंटेन करे और इतना परफेक्ट जस्टिस मेंटेन करे कि स्टेट उसके अलावा, उस जस्टिस को मेंटेन करने के अलावा और कोई चीज एक्सेप्ट करे ही ना। कोई रिश्वत दे और जज को कह के अपना फैसला बदल दो, नेवर 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 एवर, ठीक है। फंक्शंस क्या है जुडिशरी के, इंटरप्रेट्स लॉज। बहुत सारे केसेस हैं जजेस के सामने आते हैं जिनमें पहले लॉ बना ही नहीं होता या लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ठीक है, लॉ क्लियर नहीं होता। तो इन सब मैटर्स के अंदर क्या करते हैं कि वो खुद से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। और वो हमने पहले पढ़ा था कि इक्विटी और इक्वालिटी वगैरह को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो फिर इन केसेस में, ऐसे केसेस जिनके अंदर पहले कोई लॉ मौजूद नहीं था या लॉ था लेकिन ऐसा लॉ नहीं था कि जो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो लोगों को, तो जज उसमें जो फैसला दे देता है ना, जो केस डिसाइड, मतलब केस के डिसीजन में जो फैसला दे देता है, उसको बाद में आने वाले डिसीजन में ऐसे ही कोट करते हैं कि उस जज ने इस फैसले में ये फैसला दिया था, वो इससे मिलता जुलता था, तो यहाँ पे भी वो चीज अप्लाई हो सकती है। तो इंटरप्रेट करते हैं लॉ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जजेस एक तरह से लॉज को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ सिविल राइट्स, ऑब्वियसली सिविल राइट्स के प्रोटेक्टर हैं। अगर किसी की लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी को कोई मसला है, वो अदालत में जाके केस फाइल कर दे और वहां से इंसाफ ले ले, ठीक है। सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, केसेस को डिसाइड करते हैं, जो भी लोगों के मसले मसाइल हैं, किसी भी तरह के मतलब क्राइम हो गए हैं या फिर कुछ भी इश्यूज हैं, तो उनके केसेस को डिसाइड करते हैं। उसके अलावा कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के, मैंने कल बताया था कि फंडामेंटल या बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सबको, सब इंसानों को मिलना चाहिए। अगर कोई नहीं किसी इंसान को मिल रहे तो वो फिर जुडिशरी देखेगी कि भाई किसने क्या मसला किया। जैसे अगर मैं किसी को राइट टू लाइफ से डिप्राइव करती हूँ तो मैंने क्राइम किया है,
और जज फिर मेरे अगेंस्ट फैसला करेगा और मुझे कोई ऐसी सजा देगा जिससे डिफरेंस क्रिएट हो। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट हो। नेक्स्ट क्या है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है। अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है, नॉर्मली इनके पास ये पावर होती है कि लेजिस्लेचर जो लॉज पास कर रहा है उसको देखें, अगर वो लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ पास किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो फिर उसको वो नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो लॉ पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर क्या है हमारे पास, decides the conflicts of jurisdiction between the state, federal and the province units confederation। अगर कभी स्टेट का और सेंटर का मसला आ जाए तो कहाँ लेके जाएंगे आप केस, जुडिशरी के पास, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पास, या दो स्टेट्स का आपस में मसला आ गया है फेडरेशन में, तो भी जो केसेस है वो कौन डिसाइड करता है, हमारे पास जुडिशरी। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी के और भी कुछ फंक्शंस हैं जिनमें हमारे पास, जिन्हें हम मिसलेनियस फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, वो क्या फंक्शंस हैं मैं बता देती हूँ। जैसे कोई यतीम है, ऑर्फन है, ठीक है, और उसका कोई गार्डियन नहीं है, ठीक है, तो ये जजेस क्या करेंगे, ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, गार्डियंस को अपॉइंट करेंगे। और मतलब लाइक सपोज कि कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, अब उसके जो है वो ननियाल और ददियाल वालों में लड़ाई हो गई कि जी हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, तो फिर कोर्ट फैसला करेगा कि कौन इसका ट्रस्टी होगा या गार्डियन होगा। फाइन। देन क्या कह रहे हैं कि सिविल मैरिजेस को प्रूव करते हैं, जो भी सिविल मैरिजेस होती हैं वो अप्रूव कौन करेगा, जुडिशरी। फिर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें क्या समझ रहे हैं आप कि वो अपने फाइनेंसिस को प्रॉपरली मीट नहीं कर रही होती, ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो है उनको मीट नहीं कर रही होती, तो उनके रिसीवर्स को भी अपॉइंट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और काम है इनका, ये लाइसेंस भी इशू करती हैं कुछ कंट्रीज में। अगर किसी मतलब कोई शहरी है किसी मुल्क का और उसने अपनी सिटीजनशिप न्यूट्रलाइज करवानी है, ख़त्म करवानी है, तो जुडिशरी न्यूट्रलाइज करेगी। ठीक है, और हमारी कंट्री में क्या होता है, इलेक्शन वगैरह को कोई मसला आ जाए तो हम हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं कि धांधली हुई है, कोई मसला हुआ, तो ये सारे मिसलेनियस ऑप्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होता है, अच्छा अभी आपके पास कोई सवाल है तो पूछे। जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये जो चीज है हमारे पास यूएसए से आई है। ठीक है, यूएसए ने क्या किया था, अपनी जुडिशरी को पावर दे दी थी कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। ठीक है, मतलब वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर इल्म होता है और वो देखेगा कि जी अगर कोई लॉ पास किया लेजिस्लेचर ने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हिंड्रेंस में है, मतलब समझने के उसको उसके अगेंस्ट है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इंग्लैंड में जुडिशरी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में, यूएसए में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की पावर्स दी हुई हैं जिसमें वो किसी भी लॉ को, मतलब स्पेसिफिकली वो लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं या बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, जुडिशरी कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ये पावर एक्सरसाइज करता है, छोटे मोटे हायर कोर्ट्स नहीं करते। और जुडिशियल रिव्यू मतलब कैसे यूज किया जा सकता है, क्या कब किन किन मसलों में जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं जजेस। तो सबसे पहले है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ गई है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू आ सकता है आगे। फाइन। दूसरा, मतलब ओपिनियन का मसला हो रहा है सेंटर और स्टेट की और किसी एक फैसले पे वो मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो अब जजेस आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई हम जो फैसला दे रहे हैं अब ये आपने मानना है। To interpret and clarify a provision of the Constitution above which there are some doubts and differences of opinion। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक शिक है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, ठीक है, और लेजिस्लेचर ने जो है वो अपना कोई फैसला सुना दिया, तो अब जजेस आ जाएंगे, वो बताएंगे कि भाई ये जो लॉ आपने पास किया ना गलत है, ये जो आपने इंटरप्रेट किया है ना कॉन्स्टिट्यूशन की ये शिक, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, अब इसके मुताबिक ऐसे आप लॉ बनाए। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा केस जो है वो मतलब ऐसा कोई लॉ बनाया है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर जुडिशरी बीच में आ जाएगी, सुमोटो एक्शंस लेगी
और केसेस को उठा लेगी और फिर बुला लेगी सब लोगों को कि भाई आ जाओ, इससे तो लोगों का नुकसान हो रहा है, आपने क्या लॉ पास किया है, आपने क्या पॉलिसी बनाई है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे साथी से साथ थे जब, तो तब उन्होंने धड़ाधड़ अपना जुडिशियल रिव्यू यूज किया हर चीज से, सुमोटो, वाटर कंपनीज के ऊपर, स्कूल की फी के ऊपर, और पता नहीं और कौन कौन सी चीजें। तो वो अपना ये जुडिशियल रिव्यू यूज कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की 148(3) जो है वो शिक इनको ये पावर प्रोवाइड करती है, 184(3) है सर। ठीक है, those laws passed by the legislature which are not in accordance with the constitution के अगेंस्ट जो भी लॉ बनेगा उसके लिए भी ये मैदान में आ सकते हैं जुडिशियल रिव्यू लेके। अच्छा जी, इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं? मेरिट्स क्या है? कह रहे हैं कि जजेस जो है ना वो मोर कॉम्पिटेंट हैं, उन्हें लॉ का बेहतर इल्म होता है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेचर, और वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से ऑब्वियसली लेजिस्लेचर से ऊपर होते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू एक तरह से उनकी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को अप्लाई करने का एक जरिया बनता है, और वो बेहतर फैसला दे रहे होते हैं लेजिस्लेचर के मुकाबले में। दैन कह रहे हैं फेडरल जुडिशरी, मतलब फेडरल जुडिशरी नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कि वो एक गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है इस तरह। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जी जो कोर्ट्स है ना वो लेजिस्लेचर से लेस बाइस्ड होते हैं। नॉर्मली लेजिस्लेचर में क्या होता है, जिस पार्टी की अक्सरियत होती है वो अपनी पार्टी लाइंस के मुताबिक रह के फैसले करने की कोशिश करती है, या अपने लोगों को एक तरह से नवाजने की कोशिश करती है। तो लेकिन जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट होती है, वो तो फिर उन सबको भी बुला लेगी कि भाई आ जाओ, मसले मसाइल क्रिएट किया आपने लोगों के लिए, लेस बाइस्ड होती है। ठीक है, here it protects the fundamental rights if the people in the particular in particular the rights of the minorities। ठीक है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। मैं जवाब देती हूँ, एक मिनट। अच्छा, राइट्स को देख रही है, अगर माइनॉरिटीज के हक में भी कोई चीज नहीं जा रही और उनके अगेंस्ट जा रही है तो भी उसके लिए ये मैदान में आ जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू का फायदा होता है। अगर हम ये पावर नहीं देंगे तो माइनॉरिटीज क्रश होने का खतरा है। इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द फ्री एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट को भी तो चेक में रखना है। अगर एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट जो चाहे लॉ बनाए और लोगों को चाहे जितना मर्जी उनका इस्तेमाल करे। ठीक है, तो जरूरी है जुडिशियल रिव्यू करना। जुडिशरी क्या करती है, इनेबल करती है हेस्ट एंड रैशनेस। ठीक है, मतलब कोई ऐसे लॉज जो बहुत ज्यादा हेस्ट में बन गए हैं और कोई ऐसे लॉज जिनमें इनका अपना मफाद था लेजिस्लेचर का, तो उस सबसे लोगों को गार्ड करती है। डीमेरिट्स क्या है? स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की वॉलेट हो जाती है, क्योंकि ये फिर लेजिस्लेचर के काम में बहुत ज्यादा मदाखलत कर रहे हैं अपने जुडिशियल रिव्यू को लेके। ठीक है, दूसरा क्या है, जुडिशियल रिव्यू डिलेज द ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट and pressing social policies so necessary for the need of a dynamic society। अब नॉर्मली क्या है कि कोई ऐसा लॉ है जिसकी बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, लेकिन अगर जुडिशियल रिव्यू किसी एक जज ने यूज़ कर लिया, ठीक है, और उस पॉलिसी की ज़रूरत थी लेकिन वो जज जो है वो पास नहीं होने देगा, तो फिर क्या है, वो या तो डिले हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, वो पॉलिसी बनेगी नहीं, तो लॉ बनेगा ही नहीं। सुपर लेजिस्लेचर बना देती जुडिशरी को। हालांकि लेजिस्लेचर ने एक लॉ बड़ी अच्छी तरीके से सोच विचार करके पास किया है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया है, वो एक जज जो होता है ना वो सुपर लेजिस्लेचर बन जाता है। पूरे लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है उसके अगेंस्ट आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, मोस्टली आर केसेस डिसाइडेड बाय सिंगल जज। अब एक पूरा हाउस जिसमें तकरीबन 500 या 700 के करीब आवाम हो जाती है, सेनेट और नेशनल असेंबली को मिला के, तो उसने जो लॉ पास किया एक जज, सिर्फ एक जज। नॉर्मली क्या होता है, अगर बेंच 5 जजेस का है तो 2 एक साइड पे हो गए, 2 एक साइड पे हो गए, तो जो एक जज है ना उसकी राय बहुत मैटर करती है। फिर वो जो कहेगा कि भाई इस साइड पे चले जाओ, तो वो मानी जाएगी और वो सारी अवाम पे वो एक जज का फैसला एक तरह से लगेगा। ठीक है, मोस्टली केसेस डिसाइडेड बाय सिंगल जज। ठीक है, एक जज फैसला कर होता है। Judges may overlook the challenge of the challenging time and refuse to move forward। अब कॉन्स्टिट्यूशन भाई बना 100-200 साल पहले, अब ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गए
और जो लॉ पास कर रहे हैं लेजिस्लेचर उसको पास नहीं होने दे रहा, क्योंकि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन से तसादुम में है, ठीक है, या अमेंडमेंट नहीं आने दे रहा कॉन्स्टिट्यूशन में वो जज। तो अब क्या करें, वक्त की जरूरत है, और ये जुडिशियल रिव्यू की वजह से काम खराब करी है, ठीक है। नॉर्मली जजेस क्या करते हैं कि पुराने जो लॉज हैं उनको फॉलो करते रहते हैं, ठीक है, और ये नहीं देखते कि वो लॉ किस स्पिरिट पे बनाया गया था, ठीक है, उसका मकसद क्या था उस टाइम पे बनाने का। तो वो एक हार्ड एटीट्यूड, मतलब लकीर के फिकीर बन के काम कर रहे होते हैं। तो जजेस में फॉलो ब्लाइंडली ओनली द लेटर ऑफ द लॉ, जो लिखा हुआ कानून है वो देख रहे होते हैं, टोटली इग्नोरिंग इट्स स्पिरिट, दे मे डेवलप हार्ड एटीट्यूड। फाइन। Judicial review has been accepted as an important doctrine in the working of the judiciary. अब जुडिशियल रिव्यू कोई देख लिया हमने कि ना, नॉर्मली जजेस ये समझने लगे कि यही हमारा काम है और कोई काम ही नहीं है, तो वो ट्राई करते हैं कि भाई हम लेजिस्लेचर के कामों में ना इंटरफेयर करें, जो भी लॉ आ रहा है हम उससे ना ही पास होने दें, हम देखें कि इसमें क्या मसले मसाइल है कि हमें सब अवॉइड करें, ठीक है। तो ये इश्यूज है। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हमने क्या क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले तो ना आप इन्हें लॉन्गर देने होते हैं, ठीक है, 10 साल की पोस्ट है या 20 साल की पोस्ट है, जब जब वो आया तब बस रिटायर होके जाएंगे, कोई इन्हें हटा नहीं सकता, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द सर्विस, अगेन वही बात कि सिक्योरिटी होगी ना सर्विस की, उन्हें पता होगा कि मेरे पास पैसे आते ही रहने हैं, मैंने जब तक यहाँ जज लगे रहना मुझे पैसे आते रहेंगे, तो वो किसी भी तरह किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, किसी पॉलिटिशियन के प्रेशर में नहीं आएगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन के प्रेशर में नहीं आएगा, क्योंकि कोई उसे वहां से हटवा नहीं सकता, ठीक है। और उसे पता है कि भाई मेरी सैलरी जितनी है मुझे उतनी मिलती रहेगी, बेस्ट है, तो वो फिर इम्पार्शियल रहेगा अपने फैसलों में और जस्टिस को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। एडिक्वेट सैलरी टू द जजेस, जो जजेस हैं उनको एक हैंडसम अमाउंट पे की जाए ताकि वो किसी से रिश्वत ना लें और उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो जाए अच्छी तरीके से। हाई क्वालिफिकेशन होगी, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जिन्हें कानून का प्रॉपरली इल्म हो, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सकें, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, अब इसका ये मकसद है कि जो एग्जीक्यूटिव्स है ना वो ना ही इनको हरास कर सके, ठीक है, ना ही इनको इनकी मतलब समझ लें कि ट्रांसफर करवा सके एग्जीक्यूटिव्स, तो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से हट के काम करें। नॉर्मली क्या होता है कि जो जजेस, जो यूएसए के जजेस है ना, उनको हटाने का तरीका वैसे ही है जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका, उसकी भी इम्पीचमेंट होती है। तो ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से आजाद है। एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट तो करता है इनको, लेकिन इनको हटा नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए क्या जरूरी है कि नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, एक दफा रिटायर हो गए 60 साल या 70 साल की उम्र के बाद, तो आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि आपके फेलो जजेस जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जज बना है वो आपको देखते हुए कि भाई आप केस हार जाओगे तो आपका नाम खराब होगा, तो मैं आपके हक में फैसला कर देता हूँ, तो ये नहीं करना, तो उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो हमने ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो ये है। फाइन। अब